जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तब जनरल वीके सिंह ने एक बयान दिया है। जनरल वीके सिंह जो हैं इस वक्त केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने एक बयान दिया है। किसी ने उनसे पूछा कि पीओके का क्या होगा, तो उन्होंने कहा है कि पीओके के लिए हमको युद्ध नहीं करना पड़ेगा, पीओके अपने आप चल के हमारे पास आएगा। थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अब किसी और ने ये अगर बयान दिया होता तो उसको हल्के में लिया जा सकता था, पर भाई अब जनरल वीके सिंह, एक्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, भारत की सेना के प्रमुख रहे हैं और अब मंत्री हैं, तो भारतीय सेना का पूर्व चीफ एक मंत्री की हैसियत से अगर एक बयान दे रहा है तो उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। उस बयान को आप ब्रैगिंग, डींगे मारना, लंबी लंबी छोड़ना जैसे जुमले कह के आप खारिज नहीं कर सकते। जब मैं इत्तेफाक की बात है, मैं बहुत दिनों से ये इस मसले पर ना एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, पर अब चूंकि वीके सिंह का बयान आ गया है जनरल साहब का, तो मुझे लगा कि नाउ इट्स द टाइम कि अब मुझे इस विषय पे जो मेरी बात मुझे कहनी है वो मैं आपको बताऊं। तो इसके लिए मैं आपको एक अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं। ये बात है साहब सन 2000 आई थिंक 18 की शायद। मैंने अपनी जो बुलेट थी वो नई खरीदी थी और मैं अपनी बुलेट से मैंने लाहौल स्पीति होते हुए, मनाली होते हुए मैं लेह लद्दाख गया था और मैंने पूरा लेह लद्दाख का ट्रिप किया था अपनी बाइक से। तो उस क्रम में मैं स्पीति वगैरह करता हुआ पहले लेह पहुंचा, लेह में 1-2 दिन रुका, उसके बाद वहां से मैंने अपनी बाइक उठाई और वो खारदुंगला पास करके मैं लेह की तरफ नहीं गया, मैं चला गया था तुर्तुक। तो श्योक वैली में का जो अंतिम विलेज, सो कॉल्ड अंतिम विलेज है, उसको तुर्तुक कहा जाता है। वो तुर्तुक नाम है उसका। ऐसा हमें बुक्स में पढ़ा था हमने, हमें बताया गया था कि तुर्तुक इज द लास्ट विलेज। तो वहां जाके मुझे पता चला कि नहीं नहीं नहीं, तुर्तुक लास्ट विलेज नहीं है। इनफैक्ट तुर्तुक तक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिस्ट्स को जाना अलाउ करती है। तो साहब मैंने वहां पे तुर्तुक में काफी सारे अच्छी खासी टूरिस्ट एक्टिविटी होती है और लेह से तुर्तुक की दूरी मेरा अंदाजा है, मैं हालांकि थोड़ा सा मुझे भूल रहा, पर आई थिंक इट इज 190 किलोमीटर। मुझे याद है मैं सुबह सुबह चला था करीब 6 बजे और करीब 3 बजे मैं वहां पहुंचा था, रुकते रुकाते गया था और रोड बहुत अच्छा था। इट वॉज अ वेरी गुड मोटरेबल रोड। तो वहां पे 8-10 पीजीज बने हुए थे, तो मैंने एक पीजी लिया वहां पे। तो फिर वहां पे जाके जो मेरे होस्ट थे, ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ लोकल गुडविल स्कूल। उनके यहां मैंने एक कमरा एज अ पेइंग गेस्ट में उनके यहाँ रुक गया। तो बातचीत होने लगी, तो पढ़े लिखे प्रबुद्ध आदमी थे। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं जी, ये दिस इज नॉट द लास्ट विलेज। इस विलेज तक 2010 में भारत सरकार ने टूरिस्ट एक्टिविटी अलाउ की है, पर अभी इसके आगे 3 विलेजेस और हैं। तो तुर्तुक के आगे एक गांव है त्याक्षी। कहता जी अब तो आप त्याक्षी तक भी जा सकते हैं, पर वहां पे चूंकि अभी रुकने की व्यवस्था, होटल्स, पीजीज नहीं है, इसलिए लोग आमतौर पे तुर्तुक में ही रुक जाते हैं। पर अभी आप आगे त्याक्षी जा सकते हैं और त्याक्षी से आगे अभी 2 विलेजेस और हैं,
और तुर्तुक से पहले एक और गांव था बोंगदोंग, बोंगदोंग ऐसे करके नाम था। तो तुर्तुक त्याक्षी बोंगदोंग जो है ये, तो उन्होंने फिर मुझे एक बड़ी मजेदार हिस्ट्री बताई तुर्तुक गांव की। वो कहते कि साहब ये 1947 में जब हिंदुस्तान में कश्मीर पे जब पाकिस्तान ने कब्जा किया और ये इलाका पीओके बन गया था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही था ये तुर्तुक गांव भी। फिर जब 1971 का वॉर हुआ तो भारतीय सेना ने तुर्तुक, त्याक्षी, बोगदोंग और इसका अगला जो विलेज है इस एरिया में 1971 की वॉर में कब्जा कर लिया, पाकिस्तान से छीन ली गई जमीन। और जब सीज फायर हुआ तो आमतौर पे युद्ध में जीती हुई सारी जमीन, आमतौर पे जब समझौते होते हैं तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर का एक्सचेंज होता है और आमतौर पे जीती हुई जमीनें भी सरकारें वापस कर देती हैं। परंतु ये तुर्तुक, त्याक्षी इत्यादि गांव भारत ने पाकिस्तान को वापस नहीं किए, क्योंकि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर थे। ये इट वाज नॉट इनफैक्ट पाकिस्तानी टेरिटरी। इसका जो स्टेटस है कि हम ये कहते हैं कि ये हमारा है, तुमने कब्जा कर रखा था, अब हमारे पास वापस आ गया। इसलिए इन 4 गांवों को पाकिस्तान को नहीं सौंपा गया। अब क्या है कि ये पूरा जो इलाका है ये बल्टिस्तान का इलाका है। तो वो तुर्तुक गांव में जहां मैं रुका था वहां पे घर घर में लोगों ने ना बल्टी क्यूजीन के, बल्टी भोजन, बल्टिस्तान के जो लोग हैं उनको कहते हैं बल्टी। तो बल्टी क्यूजीन के लोगों ने रेस्टोरेंट्स खोल रखे हैं। आप उनसे अगर एक दिन पहले अगर रिक्वेस्ट करें तो वो आपको बल्टी भोजन बना के खिलाते हैं और बड़े बहुत अच्छे, बड़े फ्रेंडली लोग हैं। तो जो मेरे होस्ट थे प्रिंसिपल साहब, वो थे गुडविल स्कूल के प्रिंसिपल। अब मैं आपको जरा ये भी बता दूं कि आखिर ये गुडविल स्कूल्स क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी कश्मीर के इलाके में जहां सुविधाएं कम हैं वहां पे स्थानीय पॉपुलेशन की हेल्प करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्मी के द्वारा रन किए गए स्कूल्स चलाती है, उनको गुडविल स्कूल्स बोलते हैं। और जब आप ये श्रीनगर से भी आप जब लेह की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको जगह जगह दूर दराज के गांव में गुडविल स्कूल्स देखने को मिलते हैं। उसी तरह जब मैं ये जा रहा था रास्ते में तो मुझे आप समझ लीजिए लेह से तुर्तुक के रास्ते में 3 या 4 गुडविल स्कूल देखने को मिले। तो गुडविल स्कूल्स क्या होता है कि आर्मी कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल को अपॉइंट करती है, सैलरी आर्मी देती है, उन बच्चों को बकायदा मिड डे मील दिया जाता है और स्थानीय पॉपुलेशन के लिए बकायदा मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जिसमें जो आर्मी का जो MI रूम होता है ना, मेडिकल इंस्पेक्शन रूम, वहाँ पे एक डॉक्टर और बेसिक मेडिसिन, बेसिक इलाज की सुविधाएं होती हैं। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो आर्मी अपनी एम्बुलेंस में, अपनी गाड़ियों में स्थानीय पॉपुलेशन को बकायदा मेडिकल हेल्प तक प्रोवाइड कराती है। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि सर्दियों में ये रास्ते बाकी भारत से कट जाते हैं, वो एक आइलैंड बन जाता है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई कि आप उस पार जा ही नहीं सकते, आपको सिर्फ एयरलिफ्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में आर्मी स्थानीय पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एक बार एक दूर दराज के गांव में एक प्रेग्नेंट महिला को डिलीवरी होने वाली थी और वो कॉम्प्लिकेट हो गया था केस, और उसका घर रोड से करीब 3 किलोमीटर दूर था और जबरदस्त स्नोफॉल हो रहा था और कम से कम 1-1 मीटर, 3-3 फुट बर्फ पड़ी हुई थी। और इंडियन आर्मी ने उस महिला को एक चारपाई पे लेटा के अपने कंधे पे उठा के इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू किया था और 3 किलोमीटर तक इतनी भीषण बर्फबारी में उसको उठा के वो रोड तक लेके आए थे, फिर आगे उसको जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। तो आर्मी, अच्छा, ये दीज आर ऑल गुडविल जेस्चर्स टुवर्ड्स द लोकल पॉपुलेशन। तो अब सब हमारा जो राइट विंग आम जनता है उनको लगता है कि ये तो तुष्टीकरण हो रहा है सब इनका। और इससे पहले जब से ये आर्टिकल 370 जब से एबॉलिश हुई उससे पहले तो बड़ी हॉस्टिलिटी थी कश्मीर की जनता के प्रति आम भारतीयों के मन में कि नो दे आर नॉट फेथफुल, ये वो और दुनिया भर की, और इंडियन आर्मी क्यों इनकी इतनी चापलूसी चमचागिरी करती है। मुझे याद है मैं एक बार लखनऊ में एक कार्यक्रम हो रहा था तो मैं अपना यही जो अपना एक्सपीरियंस है
मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहा था, तो वहां किसी ने कहा कि इतनी चमचागिरी करने की, इतना ये तुष्टीकरण करने की आर्मी को क्या जरूरत है। तो मैंने उनको जो जवाब दिया था वो मैं अभी इसी वीडियो में आगे कवर करूंगा कि लोकल पॉपुलेशन के साथ अच्छे संबंध होना आर्मी के लिए या किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी है, हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये इसका पूरा रिलेशन जो है वो पीओके से ही है। खैर था, उसके बाद मुझे बताया गया कि हमारी जो बहुत सारी पिकेट्स हैं आर्मी की, वो ऊंची पहाड़ियों पे हैं जहां पे जाने के लिए कोई रास्ता सुविधा नहीं है। तो वहां पे चूंकि आर्मी तैनात है, तो आखिर वहां पे आर्मी को एम्यूनेशन, राशन कैसे भाई सोल्जर तो पैदल चल के जाते हैं, पगडंडियां बनी हुई हैं, एकदम नंगी पहाड़ियां हैं, खड़े पहाड़ है, ऑलमोस्ट माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग करके। तो आखिर वहां तक, उन चौकियों तक फौज को रसद और एम्यूनेशन और ये जो जरूरी सामान है, पानी, केरोसिन इत्यादि कैसे पहुंचाया जाता है। तो पुराने जमाने में ना आर्मी एनिमल ट्रांसपोर्ट कंपनीज हुआ करती थी, उनको एटी कंपनीज कहते थे, और आर्मी बाकायदा अपने घोड़े और खच्चर पालती थी। मुझे अच्छी तरह याद है 1975 में मेरे फादर चंडी मंदिर की एक एटी कंपनी में पोस्टेड थे। हम लोग तब 10 साल, आई वॉज इन क्लास 12। आई स्टिल रिमेंबर दैट एनिमल ट्रांसपोर्ट कंपनी। उसमें करीब 400-500 खच्चर हुआ करते थे, और उनका डिप्लॉयमेंट यहीं वो कश्मीर, सॉरी, शिमला से आगे वाले सेक्टर में होता था। तो मुझे तुरतुक में लोगों ने बताया कि अब आर्मी जो है अपने खच्चर और घोड़े नहीं पालती, अब वो हम लोगों को बोलती है कि आप गधे पालो। तो यहां पे हर फैमिली ने 2-4 गधे पाल रखे हैं, गधे। तो हर रोज 5 गधों की ड्यूटी लगती है, और बाकायदा आर्मी का एक ड्यूटी रोस्टर होता है कि हर फैमिली को मौका मिलना चाहिए। तो हर फैमिली से एक गधा, तो उस गधे को आर्मी पेमेंट करती है 1000 रुपीज पर डे। और 5 गधों के साथ एक व्यक्ति जाता है, उस व्यक्ति को जो दिहाड़ी मिलती है 1500 रुपया। तो आर्मी सीज टू इट कि हर फैमिली से एक बच्चे को ड्यूटी मिले। उसके बाद हर फैमिली से 1, 2, 3, 4 गधे हर महीने कम से कम 4, 5, 7 बार ऐसा एक ड्यूटी रोस्टर मिल जाए, जिससे ये गधे और हमारा एम्यूनेशन और राशन सप्लाई करने में हर फैमिली को 5 से 10 हजार रुपए की आमदनी हो सके। इसके अलावा लोकल बच्चों को, लोकल जो युवा हैं, उनको लद्दाख स्काउट्स नाम की एक हमारी एक बकायदा मिलिट्री फोर्स है। आई थिंक इट इज पैरा मिलिट्री, नॉट मिलिट्री। तो लद्दाख स्काउट्स में भी सारे लोकल, जितने भी लोकल बच्चे हैं, वो सब लद्दाख स्काउट्स में भर्ती है, और उनको बाकायदा आर्मी जैसी सुविधाएं, और आर्मी इट इज पैरामिलिट्री फोर्स, जैसे सीआरपी, सीआईएसएफ और ये सब है, आईटीबीपी वगैरह। तो उन प्रिंसिपल साहब ने मुझे एक बड़ा मजेदार किस्सा बताया। ये सारे गुडविल स्कूल्स, बच्चों को पढ़ाना, मेडिकल फैसिलिटीज। अच्छा, एक चीज और, उस तुर्तुक गांव में ना, वहां पे अभी बिजली की सप्लाई नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये बिजली कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? तो उन्होंने कहा कि शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक आर्मी का एक बड़ा जनरेटर है, वहां से आर्मी हमको शाम को 6 से 10 बजे तक एक बल्ब, ये जो सेफल्स होते हैं, एक सेफल या 2 सेफल जलाने लायक बिजली का कनेक्शन उन्होंने दे रखे हैं, और शाम को 6 से 10 हमें बिजली की सप्लाई होती है। हम उसी दौरान टीवी वगैरह देख लेते हैं, या हम अपने फोन वगैरह चार्ज करते हैं। वहां पे बीएसएनएल का फोन चलता था। हालांकि लद्दाख के बहुत बड़े एरिया में फोन की सुविधा आज तक नहीं है, पर तुर्तुक गांव में बीएसएनएल का फोन चलता है। तो बिजली तक आर्मी दे रही है। हालांकि अब वहां पे एक छोटी सी लोकल नदी है, उस पर एक छोटा सा उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगाया है, जिसमें करीब 1 मेगावाट बिजली शायद वो बनाएंगे, जिससे कि आसपास के सभी गांवों को वहां से वो बिजली सप्लाई की। वो इस वक्त, अब आई थिंक वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट तब तो बन रहा था। एक पाइप था, कितना चौड़ा पाइप रहा हुआ, लगभग 2 मीटर, 2 डायमीटर का इतना चौड़ा ऐसे पाइप था, उसके अंदर से वो पानी गुजार के और वहां पे टरबाइन लगा के वो एक छोटा सा बिजली बनाने का उन्होंने संयंत्र बना रहे थे, सिर्फ उन गांव के लिए और वहां की आर्मी की बैरक्स के लिए।
तो साहब मुझे प्रिंसिपल साहब ने एक बहुत मजेदार किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि एज वी आर मल्टी पीपल और 1971 से पहले तो हम पीओके में थे, तो ये 4 गांव तो इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिए, पर अभी इसके आगे 8, 10, 15 गांव ऐसे हैं जो अभी भी पीओके में हैं, और वो भी तो बल्टिस्तान है, एंड दे आर ऑल अवर रिलेटिव्स। और एक अरेंजमेंट है कि बाकायदा वहां से लोग यहाँ पे इस तरफ अपने रिश्तेदारों से मिलने आते हैं, और अभी भी शादियां होती हैं क्रॉस बॉर्डर। उस जो लकीर है उसको तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, तो उसके उस पार से इस पार बाकायदा शादी ब्याह बारात रिश्तेदारियां होती हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार हमारे ना रिश्तेदार पीओके से इधर आए हुए थे, और हम उनको लेके घुमाने अपनी बोलेरो जीप से, वी वर गोइंग टू लेह लद्दाख। तो मैं ड्राइव कर रहा था, तो आगे हमारे आगे आर्मी की एक जो है कॉन्वॉय जा रही थी, कॉन्वॉय क्या 2-3 गाड़ियां जा रही थी। तो मैंने हॉर्न दिया, तो साइड नहीं मिल पाई, तो थोड़ी देर बाद मैंने फिर 2-3 बार ऐसे हॉर्न दिया, जैसे हॉन्किंग बोलते हैं ना। तो जो मेरे साथ वो जो पीओके के जो हमारे रिलेटिव्स जो पाकिस्तान कंट्रोल पाकिस्तान में जो रहते हैं वो बैठे थे, उन्होंने कहा ओ नो नो नो, हॉर्न मत बजाओ, हॉर्न मत बजाओ। तो कहते मैंने उसकी तरफ ऐसे करके देखा, कहते क्या हुआ, कहते नो नो आर्मी की गाड़ी है, हॉर्न नहीं बजाना। तो उसने बोला हे मैन, दिस इज द इंडियन आर्मी, दिस इज नॉट पाकिस्तान आर्मी, ये इंडियन आर्मी। तो ऐसे हॉर्न बजाया फिर से, तो आर्मी की गाड़ी ने पास दे दिया। तो इन्होंने गाड़ी आगे निकाल के ऐसे हाथ दिया और गाड़ी रोक ली। तो ये लोग सब उतरे, आर्मी वाले हेलो ब्रदर क्या हाल है, और गले वले मिले, और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने बहुत प्यार से बात की, एंड मतलब बड़ा फ्रेंडली सा माहौल हो गया। 5-7 मिनट ऐसे ही जस्ट कर्टसी से रुके। तो वो लोग भी रुके, उन्होंने हमने परिचय कराया कि हमारे रिश्तेदार हैं और गिलगित बल्टिस्तान से हैं और ये आए हैं मिलने, तो ये लोग आपसे मिलना चाहते थे। और इंडियन आर्मी के हमारे तो उसमें एक ऑफिसर थे, वो बड़े प्यार से मिले लोकल लोगों से, बहुत मतलब इट वॉज ए वंडरफुल मीटिंग। कहते फिर हम वापस चल पड़े। तो मेरे उस रिलेटिव ने कहा कि इंडियन आर्मी का व्यवहार आप लोगों के साथ इतना अच्छा है। तो उसने कहा हाँ आपने देखा, वी आर फ्रेंड्स। तो उसने कहा पाकिस्तान आर्मी को तो अगर आप इस तरह 2 बार हॉर्न बजा दो तो वो गोली मार देती है। यस, दीज वर द वर्ड्स। ये पाकिस्तान आर्मी की गाड़ी अगर जा रही है और पीछे से अगर सिविलियन इस प्रकार 4 बार हॉर्न बजा दे, तो पाकिस्तान आर्मी पीओके में लोगों को उतार के गोली मार देती है। तो वो उस गिलगित बल्तिस्तान के गेस्ट ने कहा कि काश उस रात इंडिया ने हमारे गांव पर भी कब्जा कर लिया होता, तो हम भी आज इंडिया में होते। सर, दिस इज द जनरल सेंटिमेंट ऑफ पीपल दोज हु लिव इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का बच्चा बच्चा ये चाहता है कि हे भगवान किसी तरह हमको इंडिया से मिला दे। अभी वहां पे बहुत जबरदस्त एक मूवमेंट चल रही है, और पीओके में पूरा मुजफ्फराबाद से लेके और ये पूरी बेल्ट में, और वहाँ पे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मतलब प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं, और बहुत हॉस्टिलिटी है एक दूसरे के प्रति। और वहाँ की जो शिया पॉपुलेशन है वो आर्मी के खिलाफ विद्रोह करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो ऐसे में जब जनरल वीके सिंह ने यह बयान दिया कि हमें पीओके के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, पीओके खुद चल के हमारे पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आज पूरे पीओके में ये सेंटिमेंट है कि पीओके पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। पीओके के लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ विलय चाहते हैं।
तो जब लोकल पॉपुलेशन आपके साथ नहीं है और आपके दुश्मन देश के साथ मिल जाना चाहती है, भाई पीओके पाकिस्तान के लिए तो इंडियन कश्मीर तो दुश्मन साइड का हो गया ना। तो यदि पीओके का मूल निवासी भारत के साथ विलय चाहता है और पाकिस्तान आर्मी की खिलाफत करता है, पाकिस्तान आर्मी से नफरत करता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट से नफरत करता है, और पाकिस्तान जैसे हमारे यहाँ तो आर्टिकल 370 था, उसके कारण कोई व्यक्ति बाहर से जाके हम कश्मीर में नहीं बसा पाए, परंतु पीओके में तो ऐसा कोई रूल था नहीं। तो पीओके ने तो पूरी डेमोग्राफी ही चेंज कर दी है और पंजाबी स्पीकिंग लोगों को ले जाके गिलगिट बाल्टिस्तान और पूरे पीओके में बसा दिया है। परंतु वो आज भी पंजाबी स्पीकिंग पीपल ही हैं और लोकल पॉपुलेशन अच्छी तरह पहचानती है कि ये पंजाबी है, पंजाबी पाकिस्तान से या कहीं और से आया है, और इसको पाकिस्तान सरकार ने हमारी डेमोग्राफी चेंज करने के लिए यहां पे बसा रखा है। तो कहते हैं कि पीओके वालों ने, गिलगिट बल्टिस्तान वालों ने, मुजफ्फराबाद वालों ने एक एक बाहरी आदमी को पहचान रखा है, और जिस दिन मौका आएगा उस दिन वो उनका क्या हाल बनाएंगे ये आप सोच सकते हैं। अब ऐसे में अब आप जरा, मैं आपको बांग्लादेश ले चल सकता हूं कि 1971 में आखिर बांग्लादेश में हुआ क्या था। ऐसी बात नहीं है, खूब अच्छी खासी आर्मी थी, पूरा गैरिसन था, पूरा ढाका में कैंटोनमेंट था जहां की पाकिस्तान आर्मी मौजूद थी। 90,000 से ज्यादा सोल्जर्स ने, 93,000 ने तो सरेंडर किया था। इसके बावजूद पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने क्यों सरेंडर की? क्योंकि लोकल बंगाली जो है, लोकल पीपल, बांग्लादेशी पाकिस्तानी फौज से लड़ रहा था और पाकिस्तानी फौज को मार रहा था। आपको मालूम है उन जिनके पास हथियार नहीं थे, वो चारपाई का जो पावा होता है ना, लकड़ी के डंडे, बांस की लाठियां लेकर युद्ध हुआ है। और बंगालियों ने, मुक्ति वाहिनी ने, जिन लोगों के पास हथियार नहीं थे, तो लाठियों से और डंडों से पाकिस्तान आर्मी को पीटा है। रास्ते काट देते थे, पाकिस्तान आर्मी का मूवमेंट रोक देते थे, उनका पानी रोक देते थे, उनकी रसद रोक देते थे, उनके मेस के राशन लूट लेते थे, उनको कोऑपरेट नहीं करते थे, उनको हर तरीके से परेशान करते थे, उनको सुरक्षा, अपने ही देश में बाहर घूमने फिरने में, निकलने में सुरक्षा चाहिए होती थी। तो आप किसी बाहरी ताकत से युद्ध नहीं कर सकते यदि स्थानीय जनता आपके खिलाफ है। इसलिए 12, 14, 15 दिन के युद्ध में पाकिस्तान ने बांग्लादेश में सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश आजाद हो गया। पर तब तो फिर भी जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय सेना ने बांग्लादेश पर अटैक किया था। परंतु आज जो माहौल है पाकिस्तान में कि आटा उनके पास नहीं है, चीनी उनके पास नहीं है, पेट्रोल उनके पास नहीं है, बिजली उनके यहाँ इस वक्त 65 रुपया यूनिट है, और अभी ऐसा सुना गया है कि 1 या 1.5 महीने में ये 90 रुपया यूनिट हो जाएगी। पूरा देश कंगाल हो गया है, गिरवी रख दिया गया है IMF को। कहने का मतलब पाकिस्तान वेनेजुएला बना हुआ है, वेनेजुएला बन चुका है। तो जिस देश के पास खाने को आटा नहीं है, जिस देश के लोग बिजली विभाग से एप्लीकेशन दे के कह रहे हैं कि भैया प्लीज हमारी बिजली काट दो, एक गरीब आदमी का, एक जो एक बल्ब और एक पंखा चलाता है ना, उसका 40,000 रुपया मीन्स पाकिस्तानी रुपये का बिल आ रहा है। और बिजली विभाग जो है वो बिल वसूलने के लिए शहरों गांव में नहीं जाते हैं, कहता साहब हमारी सुरक्षा का खतरा है, हमें सिक्योरिटी दो, तब हम जाके मीटर रीडिंग करने और बिल वसूलने जाएंगे। क्यों? क्योंकि 65-70 रुपया यूनिट बिजली बेची जा रही है आम नागरिक को। इसके अलावा सरकार का अत्याचार, इंडियन आर्मी का अत्याचार और लोकल लोगों पर बाहर से लाए गए पंजाबी स्पीकिंग पाकिस्तानियों के साथ कन्फ्लिक्ट, उसके ऊपर शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट। तो साहब
पीओके के लोग तंग आ चुके हैं। और एक बात बताए ना, वेनेजुएला जैसे देश में जहां आटे के लिए फूड रॉयट्स होते हों, आटे के लिए दंगे होते हों, जहां चीनी 200 रुपए किलो भी ना मिलती हो, ऐसे देश में कौन रहना चाहेगा? और तब जबकि हिंदुस्तान जो है नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा हो, वी आर गोइंग टू बिकम वर्ल्ड सुपर पावर्स, हम अगले 2 से 3 सालों के अंदर विश्व की सबसे बड़ी 3 इकोनॉमीज में से एक बनने जा रहे हैं। हम चंद्रयान पे लैंड कर रहे हैं, हमारे यहाँ G20 जैसे समिट्स हो रहे हैं, हमारे यहाँ बिजली 100 यूनिट तक लोगों को मुफ्त दी जा रही है। इसके अलावा जैसे अभी मैं एक वीडियो देख रहा था तो एक पाकिस्तानी बोला था मेरा तो 40,000 रुपये का बिल आया है, जबकि मैं सिर्फ एक बिजली और एक पंखा यूज़ करता हूँ। तो एक आदमी बोला कि मेरे घर में तो एसी चलता है और खूब चलता है और सब कुछ के बाद वो बोला आपका कितना बिल आता है? बोला जी गर्मियों के मौसम में अगर एक एसी में चलाता हूँ तो एवरेज 2 से 2,500 रुपये महीना, मतलब एक एसी चलाने का खर्चा 2,000 रुपये महीना है। कहता जी हमारे यहाँ तो एक बल्ब और एक पंखा चलाने का खर्चा 40,000 रुपये है। तो सब ऐसे देश में कौन रहना चाहेगा? और फिर जबकि वो देश और वहां की सेना आपके ऊपर अत्याचार कर रही हो। तो आखिर वीके सिंह ने जो ये बात कही कि हमें इसके लिए कोई युद्ध नहीं करना पड़ेगा, पीओके अपने आप चल के आ जाएगा, क्योंकि पीओके में एक जबरदस्त, वहां जब भी कोई प्रदर्शन होता है, कोई हड़ताल होती है, कोई बात होती है, तो वहां का आदमी एक ही बात कहता है कि वी वांट इंडिया, हमको इंडिया से मिलाओ, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमको इंडिया से मिलना है। वो कारगिल के जो हमारा जो कारगिल एरिया उसके बगल में उस पार जो एरिया है उसको स्कर्दू बोलते हैं। वो कहते हैं जी स्कर्दू में आटा मिलता ही नहीं है, वहाँ चीनी इतनी महंगी है, वहाँ पेट्रोल इतना महंगा है। कहता 5 किलोमीटर आगे चले जाओ तो कारगिल में हर चीज़ बेहद सस्ती है। तो कहते फिर हम स्कर्दू से क्यों खरीदें, हम तो कारगिल से खरीदेंगे, हमें कारगिल से मिला दो आप। तब जब जिस देश में ये सेंटिमेंट हो जाता है, जिस देश की जनता आपके साथ रहने को तैयार न हो और जिस देश की सरकार बिकाऊ, तो मैं एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट की बात सुन रहा था यूट्यूब पे वीडियो, तो वो बड़ा जिम्मेवार आदमी था। उसने कहा अरे सर क्या बात कर रहे हो, इंडियन आर्मी अगर 100, 200, 500 या 1,000 करोड़ रुपया, ज्यादा नहीं, 1,000 करोड़ रुपया अगर इंडियन आर्मी के कुछ जनरल्स को दे देगी ना, उनके स्विस अकाउंट्स में डाल देगी, तो सर इंडियन आर्मी पीओके को इंडिया को बेच देगी। कहते कोई पॉलिटिशियन हमारा 1,000 करोड़ में बिक जाएगा। तो दूसरा जो पैनलिस्ट था पाकिस्तान का वो बोला कह रहे सर इंडिया के लिए 1,000 करोड़ तो पीनट्स है, वो 4-5 हजार करोड़ तो ऐसे ही 3 दिन के लिए G20 जैसे समिट में खर्चा कर देते हैं। इंडिया के लिए 1,000 करोड़ रुपए, कहते 1,000 करोड़ में तो आप पूरी पाकिस्तान आर्मी को खरीद सकते हैं। तो सर ऐसे वेनेजुएला टाइप देश में कौन रहना चाहेगा? तो अब अच्छा, ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि पाकिस्तान की आज जो है आंतरिक स्थिति क्या है और पाकिस्तान में कौन सी फोर्सेस पाकिस्तान को तोड़ने के लिए दबाव डाल रही हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये बड़ा व्यापक विषय है। तो इस पे हम और इस पे हम किसी एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। तो आज की तारीख में पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। अब पाकिस्तान के कितने टुकड़े होते हैं ये समय बताएगा। इन सब चीज़ों में समय लगता है। इंडिया मोदी जी की पॉलिसी है कि सांप भी मर जाए लाठी नहीं टूटनी चाहिए। तो हम एक खर्चीला युद्ध नहीं करेंगे। एक युद्ध लड़ने से जो नुकसान होगा हमारी इकोनॉमी को वो हम अंडर द टेबल दे के काम चला लेंगे, ऐसा पाकिस्तानी बोलते हैं। पर वीके सिंह जैसा व्यक्ति अगर बयान देता है कि हमें पीओके के लिए युद्ध नहीं करना पड़ेगा, पीओके हमारे पास चल के आएगा, तो इस बात को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तो
आज के इस टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं, पर इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि आखिर वीके सिंह के इस बयान की टाइमिंग, जबकि सन 2024 में अगले साल एक जनरल इलेक्शन होने वाला है, तो क्या इस बयान को हम जनरल इलेक्शन से जोड़ सकते हैं? क्या ये बयान इलेक्शंस के मद्देनजर दिया गया है? और यदि ये बयान दिया गया है तो क्या अगले इलेक्शंस में ये मुद्दा बनेगा? और अगर ये मुद्दा बनेगा तो इस मुद्दे का से क्या वोट मिल सकते हैं क्या? ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे और किन किन टॉपिक्स पे आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।